जितने भी फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं तो फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग का जो कंप्लीट रिवीजन है जिसमें महत्वपूर्ण प्रश्नों का हम एक एक झलक देखने वाले थे, तो उसमें 3 क्वेश्चन तो हम 3 सब्जेक्ट तो कर दिए थे, फंडामेंटल बच गया था। तो चलिए आज फंडामेंटल का देख लेते हैं, संपूर्ण कंप्लीट जो है हम लोग रिवीजन देख लेते हैं एक बार, ठीक है। चलिए यहाँ पे जो पहला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि नर्सिंग का परिभाषा और नर्सिंग के सिद्धांत। तो परिभाषा आप लोग लिख लीजिएगा नर्सिंग का। यहाँ पे सिद्धांत देखिए, सिद्धांत में नर्सिंग का जो सिद्धांत मतलब अच्छी बातें हो। तो देखिए पहला है सुरक्षा, नर्सिंग का सुरक्षा एक सिद्धांत है। आराम ये भी एक सिद्धांत है। उपचारात्मक प्रभावशीलता मतलब जो भी उपचार दिया जाए वह प्रभावशाली कितना है, ये सिद्धांत है। संसाधनों का कितना उपयोग किया जा रहा है नर्सिंग में, ये भी एक सिद्धांत है। और अच्छा काम कैसे कितना हो रहा है, ये भी एक सिद्धांत है। तो सुरक्षा, आराम, उपचारात्मक प्रभावशीलता, संसाधनों का प्रयोग, अच्छा काम, ये सब याद रखिएगा। और छठा है इंडिविजुअलिटी मतलब व्यक्तित्व, ठीक है ना, व्यक्तित्व, समझ गए। चलिए अब आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में लिखे, ठीक है। तो आपको मैं ये बता चुका हूँ, फ्लोरेंस नाइटिंगेल के बारे में आप लोग जो है खुद से लिखेंगे, ठीक है। मैं पहले आपको बता चुका हूँ, ठीक है। देख लीजिए इनका जन्म 12 मई 1820 को हुआ, इटली में हुआ था, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल इनका नाम था। इन्होंने जो है अपने माता पिता की दूसरी बेटी थी। इन्होंने दर्शन शास्त्र में काफ़ी अच्छा ज्ञान हासिल किया, ठीक है। उसके बाद जो है इनके माता पिता नहीं चाहते थे कि ये नर्सिंग के क्षेत्र में जाए, बट इन्होंने अपने माता पिता के विरुद्ध जाकर नर्सिंग के क्षेत्र में कदम रखा और अपने जो है अनुभव हुआ कि परमात्मा ने उन्हें दया के मिशन पर भेजा है। और इनके एक्सपीरियंस हुआ, अनुभव हुआ कि जो गॉड है इनको जो है दूसरे को जो है दया के लिए भेजा है। और तदुपरांत इन्होंने शिक्षा और नर्सिंग के विषय को सोचा और इन्होंने नर्सिंग के क्षेत्र को चुना और इसमें वो अपना उत्तम कार्य कर सकती हैं, ऐसा उनको लगा। उसके बाद विभिन्न तरीके यहाँ पे दिया गया है, आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए अब नर्सिंग एक कला और विज्ञान है, कैसे समझाए, अभी ये झारखंड में पूछा गया था। तो देख लीजिए नर्सिंग एक कला है, यह आर्ट है कैसे, और यह एक साइंस है कैसे। तो साइंस में नए नए चीज़ों तकनीकों का उपयोग किया जाता है वैज्ञानिक सिद्धांतों के द्वारा। तो ये जो है नर्सिंग होता है। आर्ट मतलब कैसे आप किसी को जो है अच्छे से रख पाएंगे, कैसे जो है बेहतर कर पाएंगे, तो यही कला होता है। तो इसको डिटेल से लिखिएगा, ठीक है। फ्लोरेंस नाइटिंगेल के शपथ है, देख लीजिए इस शपथ आपको याद करना पड़ेगा। 1 2 3 4 5 6 6 शपथ आप लोग याद कर लीजिएगा। फ्लोरेंस नाइटिंगेल प्लेज याद कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए पीडीएफ मैं दे ही चुका हूँ। नर्सिंग के अर्थ लिखिए और गुण लिखिए, ठीक है। नर्सिंग के क्या अर्थ होता है और क्या गुण है ये बताना है, ठीक है। तो आप लोग देख लीजिए नर्स एक नर्स का अर्थ परिचारिका का अर्थ होता है कि रोगी का सेवा मतलब निश्चित करना। नर्स का मतलब होता है कि लोगों को सेवा करना, ठीक है, जन स्वास्थ्य के सुधारना। अब आपसे कोई पूछ देगा कि भाई नर्सिंग करते हो तो नर्स का फुल फॉर्म बताओ। तो देख लीजिए N फॉर नोबिलिटी, नोबिलिटी मतलब श्रेष्ठता। U फॉर अंडरस्टैंडिंग मतलब समझदारी होनी चाहिए। R फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी मतलब उत्तरदायित्व। S फॉर सिंपैथी मतलब सहानुभूति। E फॉर इफिशियंसी मतलब कार्यक्षमता। यह नर्स का आप लोग याद रखिएगा फुल फॉर्म, ठीक है। चलिए अब देखिए व्यावसायिक नर्स का क्या क्या गुण होता है। देख लीजिए व्यावसायिक नर्स वह नर्स होता है जिसने किसी मान्यता प्राप्त नर्सिंग स्कूल या कॉलेज से डिग्री या डिप्लोमा प्राप्त किया हो एवं संबंधित नर्सिंग काउंसिल में रजिस्टर्ड हो, वही व्यावसायिक प्रोफेशनल नर्स होती है, ठीक है। चलिए अब इन नर्स का क्या क्या गुण होता है। तो देखिए यहाँ पे तो सीधा लाइन में यहाँ पे नर्स के गुण को लिख दिया गया है, बट नर्स के गुण क्या होता है आपको जो है 6-7 पॉइंट लिखना पड़ेगा और इस पॉइंट के अंदर में डिटेल से लिखना पड़ेगा। ये भी लिख सकते हैं, ठीक है, लेकिन ये थोड़ा छोटा पड़ जाएगा और बहुत आसान हो जाएगा। अगर आप मान गए जैसे ईमानदारी, तो पहला पॉइंट ईमानदारी होगा, उसमें लिखिएगा। दूसरा अनुशासनशीलता, तो अनुशासन लिखिएगा, ठीक है। उसके बाद लिखिएगा सहनशीलता, समायोजनशीलता, कर्तव्यवान, ठीक है ना, तो कर्तव्यवान, ठीक है। निर्णय लेने की क्षमता, ठीक है, प्यार और स्नेह, ये सब गुण होता है और इसमें पॉइंट दे देकर उसके अंदर में चीज़ों को लिखिएगा, ठीक है। चलिए नर्स के प्रमुख कार्य कौन कौन से होते हैं। तो नर्स के जो निम्न कार्य होते हैं देख लीजिए। देखभाल करने वाली नर्स होती है, नर्स का काम होता है देखभाल करना। नर्स का काम शिक्षक के रूप में भी होता है, ठीक है, लोगों को बताना, ठीक है। नर्स का प्रबंधक के रूप में भी काम होता है, ठीक है। नर्स का जो होता है वह कम्युनिकेटर का भी काम करती है, एक दूसरे के बीच में संवाद को स्थापित करना। रिसर्चर शोधकर्ता के रूप में भी नर्स का काम होता है, ठीक है। नर्स का काम एडवोकेट के रूप में भी होता है, भूमिका निभाना, तो अधिवक्ता के रूप में भी। सलाहकर्ता के रूप में भी, सलाहकार के रूप में भी इसका भूमिका होता है, काम होता है, ठीक है। और रोगियों को पुनर्वास में सहायता करने में भी इनका काम होता है, ठीक है। और प्रशासक के रूप में, समन्वयक के रूप में, ऑब्जर्वर के रूप में, और जो है ये सब जो है नर्स का काम होता है। 9-10 पॉइंट लिखकर उसमें डिटेल से लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब देखिए यही सब जो काम है ना, यही सब काम आपका कम्युनिटी हेल्थ नर्सिंग में भी, कम्युनिटी हेल्थ नर्स का भी यही सब काम होता है, ठीक है। चलिए बस आपको ध्यान में रखना है कि कहाँ क्या लिखना है, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए कहता है प्रोफेशनल नर्स के जो है इक्विटेस मतलब नर्स के लिए आवश्यक व्यावसायिक शिष्टाचार का वर्णन करें। नर्स कैसे जो है उसको निम्न चीज़ों का जो है शिष्टाचार होना चाहिए उसको लिखना है, ठीक है। चलिए ठीक है, समझ गए। चलिए नर्सिंग का इथिकल नर्सिंग इथिक्स लिखना है, ठीक है। तो देख लीजिए यहाँ पे आपको जो है यहाँ पे आप लोग को पता चल जाएगा कि ये नर्सिंग इथिक्स है और ये कोड ऑफ इथिक्स है जो कि ICN इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ नर्सेज के द्वारा जारी किया गया है। जैसे नर्स और जनता, ठीक है, नर्स और जनता, नर्स और चिकित्सकीय कार्य, नर्स और व्यवसाय, ठीक है, और चौथा है नर्स और सहकर्मचारी। ये सब मिलकर जो है नर्स का इथिक्स बनाते हैं, ठीक है। चलिए अस्पताल क्या है आप लोग को पता है और अस्पताल का क्या कार्य होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए कि अस्पताल का क्या क्या कार्य होते हैं। जितना पॉइंट आप लिख सकते हैं लिख दीजिएगा। अस्पताल का वर्गीकरण देखिए, तो देखिए एक है आपका पलंग के क्षमता के अनुसार, पलंग के क्षमता मतलब बेड के अनुसार, ठीक है। एक होता है लार्ज हॉस्पिटल जिसमें 300 से लेकर 1000 क्षमता वाले होते हैं। एक होता है मध्यम जिसमें B ग्रेड अस्पताल कहा जाता है, यह 100 से 300 क्षमता वाले होते हैं। और एक लघु यानी C ग्रेड वाला होता है जिसमें 100 पलंग से कम वाला होता है, ठीक है। तो यह पलंग के क्षमता के अनुसार है, ठीक है। अब यहाँ पे है पलंगों के शक्ति के अनुसार, ठीक है, पलंगों के शक्ति के अनुसार शिक्षा वाले अस्पताल, ठीक है, जिला अस्पताल, तहसील अस्पताल, सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र, प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र, ठीक है। प्रारंभिक स्वास्थ्य केंद्र में कितना होता है 6 से 10 पलंग होता है, इतना पलंग होता है, ठीक है। सामुदायिक में 30 से 50 पलंग, तहसील में 50 से 200 और जिला में 200 से 300 और शिक्षा मतलब जो मेडिकल कॉलेज होते हैं उसमें 500 से अधिक होता है। तो यह पलंग के क्षमता के अनुसार है। और ऊपर में क्या था कि पलंग की क्षमता के आधार पर और शक्ति के आधार पर, ठीक है। नियंत्रण के आधार पर, नियंत्रण के आधार पर हॉस्पिटल कौन कौन से होते हैं, तो देख लीजिए एक होता है चैरिटेबल जैसे चर्च हॉस्पिटल होते हैं फलाने, अलग अलग जो है अलग अलग नियंत्रण के अलग अलग कॉलेज होते हैं। तो आप लोग को पता होना चाहिए कि ये जो हॉस्पिटल होता है इसमें नियंत्रण के आधार पर एक धर्म के भी होता है, ठीक है, जनता व सरकारी अस्पताल होता है, ठीक है, सामूहिक अस्पताल होता है। तो ये जो है नियंत्रण के आधार पर होता है, ठीक है। उद्देश्य की दृष्टि से अब कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं जो उद्देश्य की दृष्टि से जैसे कहाँ पे किस प्रकार के काम होता है हॉस्पिटल में, तो कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जैसे मेडिकल कॉलेज वगैरह जहाँ पे शैक्षणिक और शोध का भी काम होता है, ठीक है। एक अस्पताल ऐसे होते हैं जो जनरल होते हैं, सार्वजनिक होते हैं। कुछ ऐसे हॉस्पिटल होते हैं जो स्पेशलाइज होते हैं जैसे TB वगैरह, हार्ट वगैरह, ठीक है। कुछ ऐसे अस्पताल होते हैं जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ आइसोलेटेड पेशेंट को रखा जाता है, संक्रमित पेशेंट को, ठीक है। चलिए और पांचवा है चिकित्सीय प्रणाली के आधार पर यूनानी हॉस्पिटल, आयुर्वेदिक हॉस्पिटल, होम्योपैथिक हॉस्पिटल, एलोपैथिक हॉस्पिटल और योगा एवं प्राकृतिक चिकित्सा अस्पताल। तो ये सब जो है कुल 5 प्रकार के आधार पर याद रखिएगा अस्पताल, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे देखिए स्वास्थ्य को परिभाषित करना है। मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ स्वस्थ व्यक्ति के क्या क्या लक्षण हैं, आप लोग को पहले ही ये सब देखिए। स्वस्थ व्यक्ति का जो है बिल्कुल उसका शरीर का तापमान, हार्ट रेट, रिस्पायरेशन, ब्लड प्रेशर सब समान होता है, उसका मेंटली फिजिकली सब चीज़ नॉर्मल होता है, ठीक है। तो स्वस्थ व्यक्ति का लक्षण होता है। स्वास्थ्य को कौन कौन सी चीज़ है जो निर्धारित करता है, देख लीजिए। बायोलॉजिकल जैविक कारण निर्धारित करता है जिससे शरीर से संबंधित प्रॉब्लम होता है। पर्यावरण जो है निर्धारित करता है स्वास्थ्य को। व्यवहार निर्धारित करता है स्वास्थ्य को। सामाजिक और आर्थिक निर्धारित करता है स्वास्थ्य को, ठीक है। स्वास्थ्य सेवा प्रणाली कैसा है ये भी सिस्टम आपको निर्धारित करता है। राजनैतिक प्रणाली, पॉलिटिकल सिस्टम भी निर्धारित करता है। और अन्य सारे कारक है जैसे पोषण कारक, सांस्कृतिक कारक, धार्मिक, आध्यात्मिक और जीवन स्तर, ये सब जो है निर्धारित करता है, डिटर्मिनेंट्स करता है स्वास्थ्य का, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए आप लोग के सामने में है, मैं बताता हूँ। यहाँ पे नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। चलिए यहाँ पे क्वेश्चन है कि देख लीजिए, ये आप लोग पढ़ लीजिएगा। साइको सोशल इन्वायरमेंट है, ठीक है। चलिए अस्पताल व रोगी उसके अस्पताल में रोगी और उसके परिवार का क्या क्या प्रभाव पड़ता है ये आप लोग खुद से लिख देंगे, ठीक है ना। चलिए ये हो गया। अस्पताल में भर्ती से क्या अर्थ है, भर्ती का उद्देश्य लिखे, मतलब भर्ती क्यों किया जाता है, इसका यही उद्देश्य है, क्यों किया जाता है लिख दीजिएगा। और पेशेंट का भर्ती करने का मतलब क्या होता है तो इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है। ये सब पढ़ा चुके हैं। भर्ती के जो प्रकार होता है, एक रूटीन समान भर्ती, एक इमरजेंसी भर्ती और एक ट्रांसफ़र वाला भर्ती, स्थानांतरण भर्ती होता है, ठीक है। बाकी छुट्टी के क्या क्या प्रक्रिया होता है, नर्स का इसमें क्या क्या भूमिका होता है भर्ती करने में, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए संप्रेषण क्या होता है, कम्युनिकेशन मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ। संप्रेषण क्या होता है, 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के मध्य आपस में समझ आने योग्य एवं भाषा एवं प्रतीक चिन्हों के द्वारा सूचनाओं, संदेशों, राय, विचारों, दृष्टिकोण, तथ्यों का आदान प्रदान करना ही संप्रेषण कहलाता है, ठीक है। संप्रेषण 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों के बीच में विभिन्न प्रकार के सिंबल, सूचना, राय, विचार, तथ्य, ये सब का जो है कम्युनिकेट करना ही कम्युनिकेशन कहलाता है, ठीक है।
कम्युनिकेशन प्रक्रिया क्या है, प्रक्रिया देख लीजिए यहाँ पे, और घटक आपका क्या क्या होता है, कंपोनेंट क्या है कम्युनिकेशन का। तो ये कम्युनिकेशन में सबसे पहला सेंडर होता है, भेजने वाला, उसके बाद मैसेज होता है, उसके बाद आपका एक चैनल होता है, माध्यम जिसके जरिए भेजा जाता है, और चौथा होता है सामने रिसीवर होता है, और रिसीवर लास्ट में फीडबैक देता है, प्रति उत्तर देता है। तो ये 5 कंपोनेंट होता है, समझ गए। चलिए संप्रेषण के महत्व और सिद्धांत बताइए। अब कम्युनिकेशन का क्या सिद्धांत होता है, इसका क्या महत्व है, जिससे आप अपने आसपास के लोगों से अपने विचारों को आदान प्रदान करते हैं, कुछ भी कहते सुनते हैं, तो इसका क्या सिद्धांत होता है, क्या क्या अच्छी बातें होता है, क्या महत्व है, इसको लिखना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। रिकॉर्ड से क्या आशय है, रिकॉर्ड के उद्देश्य और महत्व लिखे। तो देखिए रिकॉर्ड का मतलब होता है डाटा, किसी भी चीज़ का रिकॉर्ड हो सकता है, चाहे आपके ऑफिस में हो, चाहे कंपनी में हो, जो भी आदमी काम कर रहा है सबका रिकॉर्ड रखा जाता है। रिकॉर्ड मीन्स होता है कि डाटा तैयार करके एक रजिस्टर फाइल तैयार करना और उसमें उसका जो है ब्यौरा रखना, वो रिकॉर्ड कहलाता है। उसी प्रकार से मरीज का भी रिकॉर्ड होता है, स्टूडेंट का भी रिकॉर्ड होता है, ठीक है, स्टाफ का भी रिकॉर्ड रहता है, सब चीज़ रहता है रजिस्टर में वर्णन। तो ये जो है रिकॉर्ड होता है, ठीक है। चलिए रिकॉर्ड का इस्तेमाल जो है मरीजों के लिए किया जाता है, जो हॉस्पिटल से कभी डिस्चार्ज हो जाने के बाद भी अगर काम में आए तो रिकॉर्ड आप वहाँ से ले सकते हैं। रिकॉर्ड का क्या महत्व होता है, आप लोग समझ जाइए कि किसी का अगर आंकड़ा कहीं पे रखा हो हॉस्पिटल में, तो रिकॉर्ड हमेशा जो है रखा रहता है हॉस्पिटल के विभाग में, आप वहाँ से मांग सकते हैं 5 साल 10 साल पहले का भी रिकॉर्ड, ठीक है ना। रिकॉर्ड लिखने का क्या क्या अच्छे बातें होना चाहिए। अगर मान गए एक रजिस्टर हम तैयार कर रहे हैं, तो रजिस्टर को कितने अच्छे से हम लोग उसमें रिकॉर्ड जो भी पेशेंट का होगा उसको कितने अच्छे से हम लोग लिखेंगे, उसको जो है हम लोग को समझा देना है, ठीक है, कि कैसे आप अच्छे रिकॉर्ड लिखेंगे, तो इसको जो है उसी चीज़ को लिखना है, ठीक है, देख सकते हैं। बाकी रिकॉर्ड के प्रकार देख लीजिए। मरीज का पेशेंट का रिकॉर्ड होता है, ठीक है, पेशेंट का रिकॉर्ड होता है। नर्सिंग सर्विस मतलब जो नर्स दे रही सेवा है उसका रिकॉर्ड होता है। और शिक्षा का भी रिकॉर्ड होता है, जिसमें छात्र की उपस्थिति, मूल्यांकन, छुट्टी रिकॉर्ड, छात्र स्वास्थ्य रिकॉर्ड, ठीक है, कम्युनिटी रिकॉर्ड, क्लिनिकल रिकॉर्ड, बहुत सारे रिकॉर्ड के प्रकार होते हैं, ठीक है। रिपोर्ट क्या होता है आप लोग को पता होना चाहिए। रिपोर्ट का मतलब होता है कि किसी मरीज के प्रदान की जा रही स्वास्थ्य देखभाल के संबंध में स्वास्थ्य कर्मियों के मध्य सूचनाओं का आदान प्रदान रिपोर्ट कहलाती है। यह प्रक्रिया रिपोर्टिंग कहलाती है। यह मौखिक या लिखित दोनों रूप से प्रस्तुत की जा सकती है। देखिए रिपोर्ट और रिकॉर्ड होता है जो एक डाटा को एक रजिस्टर में, एक फाइल में लिख कर तैयार करके रखा जाता है, भविष्य में कभी भी काम आ सकता है। लेकिन जो रिपोर्ट होता है ना, रिपोर्ट ये रखा नहीं जाता है। रिपोर्ट जैसे अगर कोई पेशेंट भर्ती है, पेशेंट का क्या सिचुएशन है, पेशेंट का क्या दवाइयाँ चल रहा है, पेशेंट का क्या नीड है, तो ये सब का जो है आपको तत्काल जो है उसका रिपोर्ट जो है आप अपने किसी डॉक्टर को, अपने अन्य स्टाफ को या आगे किसी कर्मी को ये रिपोर्ट दिखा सकते हैं और इसका जो है स्थिति के बारे में बता सकते हैं। यह ओरली और रिटेन दोनों प्रकार से होता है, ठीक है। तो यह रिपोर्ट होता है, नहीं कहता है कि हमें रिपोर्ट डॉक्टर को दिखाने जाना है, मतलब अपनी स्थिति क्या रिपोर्ट में है उसको दिखाने जा रहे हैं, ठीक है। जबकि रिकॉर्ड एक डाटा हो जाता है जो कहीं रखा रहता है हॉस्पिटल में या कहीं भी किसी विभाग में, और उसको जब ज़रूरत पड़े आप ले सकते हैं, ठीक है। तो रिपोर्ट और रिकॉर्ड का क्या उद्देश्य है आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी रिपोर्ट के प्रकार देखिए। रिपोर्ट आपका मेनली 2 प्रकार से होता है, एक लिखित रिपोर्ट और एक मौखिक रिपोर्ट होता है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब देखिए यहाँ पे क्वेश्चन ज़बरदस्त है कि नर्सिंग प्रक्रिया, देखिए नर्सिंग प्रोसेस क्या होता है। तो नर्सिंग प्रोसेस जो होता है यहाँ पे आप लोग देख लीजिए। आपको प्रोसेस 5 प्रकार से मैं आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। ये 5DS को इस्तेमाल कीजिएगा और यही जो है प्रोसेस में होता है। डिस्कवर मतलब खोजना मतलब क्या करना, आकलन करना, असेसमेंट करना। दूसरा है नर्सिंग डायग्नोसिस होता है जो गहन अध्ययन किया जाता है, तो ये दूसरा डी है। तीसरा डी है निश्चय या योजना बनाना, प्लानिंग करना, ठीक है। और यहाँ पे डू मतलब लागू करना यानी क्रियान्वय करना। और 5वां में है डिस्क्रिमिनेट मतलब मूल्यांकन करना, या इसी को इवैल्यूएशन भी कहते हैं, ठीक है। तो आप जो है कम्युनिटी हेल्थ के जो प्रोसेस है 5 वो याद रखिए, या फिर ये 5DS याद रखिए, दोनों सेम है, ठीक है। बाकी याद रखिए 5DS जो है लोइस नोलेस के द्वारा 1967 में दिया गया, ठीक है। अब किसी भी चीज़ को प्रक्रिया में जब हम स्टेप बाय स्टेप बांट देते हैं तो उसका क्या क्या जो है फ़ायदा होता है आप लोग को सामने में है, ठीक है। देख लीजिए, लिख दीजिएगा अभी। अब नर्सिंग प्रक्रिया का क्या महत्व होता है, किसी भी काम को हम प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो उसका क्या रिजल्ट होगा, उसका क्या महत्व हो सकता है, आपको भी लिख देना है कि आप नर्सिंग क्रिया को स्टेप बाय स्टेप में करेंगे तो क्या रिजल्ट अच्छा मिलेगा उसका, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए नर्सिंग प्रक्रिया के घटक चरण पूछ रहा है, ठीक है। तो देखिए नर्सिंग प्रक्रिया के ही 5 स्टेप जो कि मैंने आपको पहले भी बताया, आकलन, असेसमेंट, नर्सिंग निदान, प्लानिंग, क्रियान्वय, मूल्यांकन, ठीक है। अब ये होता क्या है मैं आपको बहुत बार बढ़ा चुका हूँ, इसको आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। चलिए
अब यहाँ पे देखिए आप लोग से क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है कि अनकॉन्शियस पेशेंट का देखभाल आप लोग कैसे करेंगे। ठीक है, देखिए तो निम्न प्रकार से आप किसी भी बेहोश पेशेंट को या अचेत पेशेंट को देखभाल कर सकते हैं। बेहोश पेशेंट का श्वसन क्रिया प्रॉब्लम होता है तो उसका देखभाल करेंगे, श्वसन क्रिया का देखभाल, रक्त परिसंचरण ब्लड सर्कुलेशन का देखभाल, ठीक है, पोषण का देखभाल करेंगे, त्वचा का देखभाल करेंगे, उत्सर्जन का देखभाल करेंगे और उसमें आप लोग लिखिएगा। ठीक है, चलिए ये हो गया आपका। चलिए अब यहाँ पे आप सभी से क्वेश्चन पूछेगा, ठीक है ना। मैं यहाँ पे आप लोग को नीचे चलिए मैं बताता हूँ। ठीक है, देखिए यहाँ पे आप लोग से क्वेश्चन ये पूछा जा सकता है कि स्थिति को परिभाषित करें, विभिन्न स्थिति को बारे में बताएं। ठीक है, तो देखिए स्थिति या आसन जिसमें मरीज को आराम का अनुभव हो वही आपका स्थिति होता है। स्थिति पोजीशन का क्या महत्व होता है, क्या उद्देश्य है, आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं, पढ़ सकते हैं। ठीक है, एक झलक पढ़ लीजिएगा। ओके, आराम में अपनाए जाने वाली विभिन्न प्रकार के जो स्थितियां हैं आपके सामने में है। आपसे पूछ सकता है कि स्थिति क्या होता है, विभिन्न स्थितियों के नाम लिखे। तो देखिए सुस्पाइन पोजीशन, अधोमुख पोजीशन, स्टैंडिंग पोजीशन, सिटिंग पोजीशन, फाउलर पोजीशन, साइड लेइंग पोजीशन या लैटरल पोजीशन, सेमी रिकुम्बेंट पोजीशन, सिम्स पोजीशन, ठीक है। उसके बाद नी चेस्ट पोजीशन, लिथोटोमी पोजीशन, ट्रेंडलबर्ग पोजीशन और कार्डिया पोजीशन। ये 12 पोजीशन याद रखिएगा, जितना याद रहेगा आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, अब आपके सामने में पोजीशन है, सुस्पाइन पोजीशन के बारे में है। देखिए यही एकदम लेटा हुआ पोजीशन होता है, जो आदमी अपने पीठ के बल लेटा होता है, देख सकते हैं, और दोनों हाथ दोनों साइड में होता है। ठीक है, इसका उपयोग देखिए मरीज को आराम प्रदान करने में, वाइटल साइन को आकलन करने में, शारीरिक परीक्षण में और अच्छी नींद हेतु। ठीक है, चलिए फाउलर पोजीशन आप लोग जानते हैं कि 80 से 90 में, जबकि सेमी फाउलर 30 से 45 में। ठीक है, अब इसका उपयोग क्या होता है, देख लीजिए मरीज को थकान कम करने में, चिंता कम करने में, शल्य क्रिया के बाद तनाव को कम करने में, पेट से पानी निकालने में, ठीक है, पल्मोनरी एडिमा को कम करने में, श्वसन से संबंधित में, हृदय से संबंधित में इसका इस्तेमाल किया जाता है फाउलर पोजीशन का। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ पे हृदय स्थिति कार्डियक पोजीशन क्या होता है। तो कार्डियक पोजीशन का उपयोग देख लीजिए, हृदयग्रस्त रोगियों को आराम दिलाने, श्वसन संबंधी समस्या में, हृदय अस्थमा के मरीजों हेतु, थकान एवं चिंता को कम करने हेतु, एम्बोलिज्म रक्त शोधन, रक्त थक्का को बनने से रोकने हेतु। ठीक है, चलिए लिथोटोमी पोजीशन के बारे में देखिए, इसका उपयोग देख लीजिए। लिथोटोमी देख लीजिए, एक टेबल पर जो है कमर तक जो है टेबल पर होता है, बाकी जो भाग होता है वो आगे जो है पैडल पर होता है। ठीक है, और दोनों पैर फैलाया जाता है। ठीक है, स्त्री रोग के शास्त्रीय परीक्षण में, जनन मूत्र शल्य क्रिया के प्रक्रिया हेतु, वैजिनल एग्जामिनेशन हेतु, नॉर्मल डिलीवरी हेतु, ब्लेडर को धोने हेतु। ठीक है, चलिए टेंडलबर्ग पोजीशन का क्या उपयोग है, देख लीजिए यहाँ पे, यही टेंडलबर्ग पोजीशन है जिसमें पैर उठा हुआ और नीचे की तरफ शरीर है। ठीक है, देखिए पेल्विक ऑर्गेन की शल्य क्रिया के परीक्षण हेतु, शॉक के स्थिति में, घटे हुए रक्तचाप में और पोस्चुरल ड्रेनेज में। ठीक है, तो ये सब समझ गए। प्रोन पोजीशन के बारे में यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, प्रोन पोजीशन का क्या उपयोग है, मरीज के पीठ के शल्य क्रिया होने पर, ठीक है, निश्चेतक के उपयोग के बाद, मतलब एस्पायरेशन को बनाने हेतु, पीठ पर जलने हेतु, ठीक है, पीठ पर किसी भी प्रकार के चोट लगने हेतु, दाब रनों के दबाव को कम करने हेतु, हिप पॉइंट को जो है निर्धारण हेतु। ठीक है, समझ गए। चलिए घुटना वक्ष स्थिति क्या होता है आपके सामने में है, देख लीजिए, एक घुटना पर जो है छाती के बल दोनों साइड से हाथ रख के और एक साइड से जो है मुंह को घुमाकर 90 डिग्री कोण बनाकर, ये देख सकते हैं, ये 90 डिग्री का कोण हीना है, देख सकते हैं ना। चलिए ये हो गया उपयोग मरीज के मलाशय के परीक्षण हेतु, मरीज की योनि के परीक्षण हेतु, ठीक है, पोस्टपार्टम पेशेंट में व्यायाम करने हेतु, शौक के उपचार में, रक्तस्राव को कम करने हेतु और वीनस रिटर्न्स को प्रोमोट करने हेतु। ठीक है, चलिए आराम के साधन और विभिन्न साधनों का उपयोग, मतलब कंफर्टेबल डिवाइस कौन कौन से हैं, देखिए बैक रेस्ट, ब्रेड कैडल, बेड ब्लॉक्स, फुट रेस्ट, हवाई गद्दा, पानी के गद्दे, नी रेस्ट, रेत की थैली, कार्डियक टेबल, रबर तथा कॉटन के छल्ले, स्पूटम कप, बेड पान और यूरिनल और कॉल सिग्नल, ये सब आपके आराम के जो है विभिन्न प्रकार के डिवाइसेज है, साधन है। जबकि ऊपर वाला क्या था, स्थिति था, पोजीशन था। ठीक है, बिस्तर तैयार करना और इसका क्या उद्देश्य होता है, तो आप लोग को पता होना चाहिए बिस्तर क्या होता है और क्यों जो है तैयार किया जाता है। बिस्तर तैयार करने के लिए कुछ सामान है, गद्दा, मैकिंटोश, चादर, तकिया, ड्रॉसीट, तकिए का कवर, कंबल। अब इसका उद्देश्य क्या होता है बिस्तर निर्माण के, आपके सामने में है। ठीक है, चलिए बिस्तर तैयार करने में कौन कौन से निम्न बातों का ध्यान रखना चाहिए, इसको जो है आपको लिखना पड़ता है। ठीक है, जो कि आपके सामने में है, आप लोग लिख लीजिएगा। ठीक है, चलिए अब यहाँ पे देखिए बिस्तर तैयार करने के समान निर्देश कौन कौन से हैं, तो आप यहाँ पे देखिए, यहाँ पे सामान दिया गया है कि कौन कौन से चीज़ें चाहिए बिस्तर को निर्माण में। ठीक है, चलिए
देखिए बिस्तर कितने प्रकार के होते हैं। एक होता है कार्डियक बेड। कार्डियक बेड का उपयोग होता है कि हृदय रोगी से पीड़ित मरीजों को आराम दिलाने हेतु, श्वसन से पीड़ित मरीजों को आराम दिलाने हेतु, जटिलताओं को रोकने हेतु, ठीक है। एम्पुटेशन बेड किसके लिए होता है, देख लीजिए, कटे हुए हिस्से को सुरक्षा देने के लिए, कटे हुए हिस्से पर बिस्तर की चादरों आदि के भार को कम करने हेतु, मरीजों को बिना व्यवधान पहुँचाए उसका निरंतर परीक्षण करना, कटे हुए भाग के स्टंप ठूठ को सहारा प्रदान करने हेतु, स्टंप का रक्तस्राव रोकने का तत्काल टॉर्किनेट लगाने हेतु जो है एम्पुटेशन बेड का उपयोग किया जाता है। ऑपरेशन बेड क्या होता है, तो ऑपरेशन बेड में किन किन मरीजों को रखा जाता है आप लोगों को पता होना चाहिए, ठीक है। चलिए, फ्रैक्चर है अस्थिभंग, जिसका अस्थि टूटा हो वैसे मरीजों के लिए होता है, ठीक है। चलिए, टाइप ऑफ बंधन के प्रकार आप लोग यहाँ पे देख लीजिए। खपची, देखिए यहाँ पे खपची एक क्वेश्चन पूछा गया था, ठीक है ना। खपची क्या होता है, स्प्लिंट आपके सामने में है, देख लीजिए, स्प्लिंट के बारे में पूछेगा तो बता दीजिएगा, ठीक है। चलिए, व्यायाम क्या होता है, व्यायाम व सक्रियता से आप क्या समझते हैं, व्यायाम के प्रकार लिखे, तो व्यायाम यहाँ पे दिया गया है। व्यायाम के प्रकार आप लोग जानते हैं, व्यायाम का क्या महत्व हो सकता है आप लोग लिखिएगा, ठीक है। व्यायाम से बहुत प्रकार के जो है चीज़ें में फ़ायदा होता है। व्यायाम के दो प्रकार है, एक एक्टिव एक्सरसाइज और एक पैसिव एक्सरसाइज, जो कि मैंने पहले डिफरेंस में भी बता चुका हूं, ठीक है। हाइजीन क्या होता है, हाइजीन का क्या महत्व है, स्वच्छता का आप लोग लिख दीजिएगा, ठीक है। ये सब क्वेश्चन उतना महत्वपूर्ण है, पूछता है, जिसको आप खुद से भी लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। अब देखिए यहाँ पे आपको जो है क्वेश्चन पूछ सकता है कि व्यक्तिगत एवं पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने में नर्स की क्या भूमिका, मतलब नर्स जो है किस प्रकार से भूमिका निभाएगी कि किसी को व्यक्तिगत और पर्यावरणीय स्वच्छता को बनाए रखने में मदद करे, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आप लोग को एक चीज़ आप लोग को सामने में मैं बता दे रहा हूँ, देख लीजिए। रोगी के मुंह की देखभाल से आप क्या समझते हैं, इसके उद्देश्य बताइए। तो देखिए, VVI क्वेश्चन है, मुंह का देखभाल आप लोग देख लीजिएगा, पूछ सकता है कि रोगी के मुख के देखभाल के बारे में बताएं। तो देखिए, मुंह का देखभाल यह हो गया, ठीक है, और यह क्यों किया जाता है तो आप इतना लिखना पड़ेगा, ठीक है। होठों को फटने से बचाने हेतु, मसूरों से रक्तस्राव को रोकने हेतु, मुँह को जो है संक्रमण से बचाने हेतु, जीभ को संक्रमण से बचाने हेतु, मसूरों को रक्तस्राव से बचाने हेतु। इसका उद्देश्य क्या होता है आपके सामने में है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे आपके सामने में है नर्स का क्या जो है रोल होता है मुंह के देखभाल में, तो लिख दीजिएगा कि नर्स का क्या क्या रोल होता है मुंह के देखभाल में, ठीक है ना। चलिए, ये सब चीज़ें हो गया। बाकी आप किसी भी बेहोश मरीज का मुंह का देखभाल में कैसे आप ध्यान रखेंगे, तो इसको जो है आप लोग को लिखना है, ठीक है। चलिए, अब एक क्वेश्चन और है बिस्तरीय घाव के बारे में। बिस्तरी घाव के बारे में आप लोग देख लीजिए। बिस्तरी घाव जो है होने के समान स्थान कहाँ कहाँ है, तो सू स्पाइन पोजीशन, जहाँ पे कमर, नितंब और एरिया, कोहनिया, शोल्जर इस समय होता है। अधोमुख स्थिति में हो सकता है, ठीक है। पार्श्व पोजीशन में होता है, फाउलर स्थिति में भी हो सकता है, बैठी हुई स्थिति में भी हो सकता है, और सब स्थिति में कहाँ कहाँ होगा आप लोग देख लीजिए। दाब ब्रन के कारण दो कारण होते हैं, एक होता है डायरेक्ट प्रेस और डायरेक्ट कारण, और एक होता है इनडायरेक्ट कारण, ठीक है। प्रत्यक्ष कारण में दबाव पड़ना, घर्षण लगना, नमी होना और बहुत सारे रोग उत्पन्न करने वाले जीवों की उपस्थिति के कारण भी होता है, ठीक है। दाब ब्रन के क्या लक्षण होते हैं आपके सामने में है, लाल होना, जलन, दाब वेदना, बेचैनी, नीला पड़ना और सुविधा होना, ठीक है। बिस्तरी घाव के स्टेज है, 4 स्टेज है आपके सामने में है, फर्स्ट स्टेज, सेकेंड स्टेज, थर्ड स्टेज, फोर्थ स्टेज, और जैसे जैसे स्टेज आगे बढ़ता है घाव उतना ही ज़्यादा गहरा होते जाता है, ठीक है। बाकी आप लोग घाव में जो है मरीजों का देखभाल लिख दीजिएगा, ठीक है, लक्षण लिख दीजिएगा और नर्सिंग देखभाल लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, और दाब ब्रन को आप कैसे रोकथाम कर सकते हैं इसके बारे में भी लिख दीजिएगा, ओके। नलिका पोषण क्या होता है, ट्यूब फीडिंग, तो देख सकते हैं यहीं पे है नजल, मतलब नाक के द्वारा एक ट्यूब लगाया जाता है और इसके द्वारा ही जो है पोषण दिया जाता है। और यह कब होता है, जब व्यक्ति मुँह से जो है असमर्थ होता है भोजन लेने में, या फिर किसी को शैल क्रिया हुआ रहता है, तो इसको जो है नेजोगैस्ट्रिक ट्यूब फीडिंग कराया जाता है, ठीक है। तो आप लोग इसको लिख दीजिएगा, देख सकते हैं इसमें नर्स की क्या क्या तैयारी होती है, सब चीज़ें लिखना पड़ेगा, ठीक है। कब्ज क्या है, कब्ज के उपचार आप लोगों को पता है कि मल त्याग करने में समस्या, परेशानी होना या मल बाहर न निकलना जो है कॉन्स्टिपेशन, मल त्याग में समस्या कब्ज कहलाता है। कब्ज के कारण बहुत सारे कारण हो सकते हैं, आपके सामने में है, ठीक है। कब्ज के क्या क्या बचाव कारण होते हैं आप खुद से लिख लीजिएगा। डायरिया क्या होता है आप लोग को पता है कि कई बार जो है लगातार मल शरीर से मल जो होता है पानी की तरह निकलते रहता है और जिससे शरीर में डिहाइड्रेशन हो जाती है, और यही जो है आपका अतिसार या डायरिया होता है, ठीक है। यह कब्ज के विपरीत होता है, कब्ज में नहीं निकल पाता है मल, लेकिन यहाँ पे मल बहुत ज़्यादा निकलता है पानी के समान, ठीक है। यह आंतों में संक्रमण से भी हो सकता है, फूड पॉइजनिंग से भी हो सकता है, ठीक है, बहुत सारे कारण से हो सकता है। कोलोन का ऑपरेशन या कुछ भी, भावनात्मक तनाव, आंतों द्वारा मल का अवशोषण न कर पाना, ठीक है, ये सब होता है, समझ गए। बाकी इसमें आप नर्सिंग देखभाल और लक्षण लिख लीजिएगा, ठीक है, समझ गए। चलिए,
बाकी आपको मैं एनीमा क्या है, एनीमा पूछ सकता है आपसे। तो एनीमा होता है कि आंत्र की सफाई या मलाशय द्वारा द्रव प्रविष्ट कराना अथवा औषधि या पोषण प्रवेश कराना ही एनीमा कहलाता है, ठीक है। चलिए, अब एनीमा के अलग अलग प्रकार है। देखिए, आयल एनीमा, ठीक है ना, आयल एनीमा है, सीडेटिव एनीमा है, ठीक है, बहुत सारे एनीमा है। इसका प्रकार के साथ साथ यह एनीमा कहाँ दिया जाता है, इसका क्या उद्देश्य है, आप लोग देख लीजिए, पढ़ लीजिएगा, ठीक है। पीडीएफ तो हम दे ही चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब बाकी देखिए आपको मैं एक चीज़ बता दे रहा हूँ, सपोसिटरी क्या होता है। सपोसिटरी यहाँ पे आप लोग देख लीजिए, गुदवर्ती औषधि कोन के आकार का एक अंडाकार पिंड की तरह दिखाई देता है, जिसे मलाशय अथवा योनि में प्रवेश कराते हैं और यह शरीर के तापमान से घुल जाता है और गुदवर्तीय से रेफ्रिजरेटर में रखा जाता है, क्योंकि यह अधिक तापमान से पिघल सकते हैं। उदाहरण ग्लिसरीन गुदवर्ती और डल्कोलेक्स गुदवर्ती, ठीक है। गुदवर्ती सपोसिटरी के प्रकार देखिए, मलाशय गुदवर्ती, योनि गुदवर्ती और मूत्रमार्गीय गुदवर्ती, ठीक है। और यह जो है गुद्दा के माध्यम से ये जो होता है, इसमें दवाई प्रविष्ट दे दिया जाता है और अंदर जाके वह घुल जाता है, ठीक है। कैथेटराइजेशन क्या होता है आप लोग को पता है, मैं पढ़ा चुका हूँ। बाकी कैथेटर का प्रकार देख लीजिए, इसका उद्देश्य क्या होता है, क्यों लगाया जाता है, लिख लीजिएगा। सीधा कैथेटर, 2 वे फॉली कैथेटर, ठीक है। कर्व या कॉर्ड कैथेटर, 3 वे फॉली कैथेटर, ठीक है। और ये सब आप लोग इसका निर्देश देख लीजिएगा, ठीक है। अंतिम अवस्था में बीमार रोगी से मतलब टर्मिनल इल पेशेंट क्या होता है, मतलब ऐसा पेशेंट जो बीमारी के अंतिम, ठीक है, बीमारी के अंतिम चरण में हो, व्यक्ति अपने जीवन और मौत के आसपास हो, जिसके लिए जीवन कुछ महीने कुछ सप्ताह बचा हो, वही जो है अंतिम अवस्था में बीमार रोगी होता है, ठीक है। इसमें आप कैसे भी किसी रोगी के अंतिम अवस्था आता है तो उसमें क्या क्या होता है, क्या क्या लक्षण होते हैं, आप खुद से देख लीजिए, लिख लीजिएगा, ठीक है। आप अंतिम अवस्था वाले पेशेंट का कैसे देखभाल करेंगे, मतलब कोई पेशेंट अपने स्वास्थ्य के अंतिम पड़ाव पर है और वह जो है अब अपना ज़िंदगी का अंतिम कुछ समय सांस ले रहा है, तो उसको आप कैसे देखभाल करेंगे, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखेंगे, लिख देना है, ठीक है। चलिए, मरनासन मरीज मतलब मरने के निकट पेशेंट, ठीक है। वैसा पेशेंट जो मरने के कभी भी मृत्यु उसका होने वाला हो, कोई समय निश्चित नहीं है कि अभी हो जाएगा या कब होगा, यानी वह बिल्कुल डाइंग पेशेंट है, मरने के निकट आ चुका है, तो उसके क्या मृत्यु के क्या लक्षण और क्या चिन्ह होते हैं, ये लिख दीजिएगा कि कोई व्यक्ति अगर मरने जा रहा हो, मरने वाला हो, तो उसका क्या क्या लक्षण दिखाई देता है, ठीक है, समझ गए। चलिए, अब मृत्यु के बाद किसी का शरीर बड़ी अस्पताल में मृत्यु हो गया है, तो उसको आप कैसे देखभाल करेंगे, कैसे क्या क्या करेंगे, तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए लिख देना है, ठीक है। चलिए, अब बालों की देखभाल, ठीक है। बालों की देखभाल आपको क्या है, इसका क्या उद्देश्य होता है, आप लोग यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। बालों के देखभाल में नर्स की क्या भूमिका हो सकती है, तो देख लीजिए, ठीक है, आप लोग को लिख देना है, ठीक है। चलिए, ये हो गया बालों की देखभाल के। उसी प्रकार से बाल या त्वचा, कोई भी एक आप लोग देख पढ़ लीजिएगा अच्छे से, बाल या त्वचा के देखभाल, बाल या त्वचा कोई एक पूछेगा, ठीक है। बाल या त्वचा के देखभाल अच्छे से पढ़ लीजिएगा। जब कोई एक अच्छे से पढ़ लीजिएगा ना, तो दूसरा ऑटोमेटिक उसी पर बेस लिख देंगे, ठीक है। चलिए, आदत क्या होती है, हैबिट क्या है, हैबिट फॉर्मेशन, ठीक है। तो देखिए, किसी व्यक्ति या मनुष्य व्यवहार में सक्रियता जिसे बार बार दोहराने या करने पर बार बार आदमी किसी भी काम को करता है, तो उससे ही हम लोग आदत कहते हैं, ठीक है। आदतें सकारात्मक नकारात्मक कुछ भी हो सकता है, ठीक है। अच्छी आदतें क्या क्या होती है, इसका उदाहरण आपको यहाँ पे लिख देना है, ठीक है। चलिए, बीमारी से बचाव के कितने स्तर होते हैं, तो आप लोग को पता है, प्राइमरी प्रिवेंशन, सेकेंडरी प्रिवेंशन और टर्शियरी प्रिवेंशन, 3 प्रकार के प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक रोकथाम होता है किसी भी रोग का, ठीक है। इम्यूनाइजेशन क्या होता है, इम्यूनाइजेशन में किन किन चीज़ों को शामिल किया गया है, तो आपके सामने में है। राष्ट्रीय टीकाकरण सारणी में BCG को, हेपेटाइटिस बी के, ओरल पोलियो वैक्सीन, DPT, मिजल्स, विटामिन ए और टिटनस टॉक्साइड, ये सबको शामिल किया गया है, ठीक है। तो यही टीकाकरण। मानसिक स्वास्थ्य को परिभाषित करें और स्वस्थ व्यक्ति का क्या क्या लक्षण होता है, ये तो मेंटल साइकोलॉजी में भी आप लोग पढ़े हैं, तो लिख दीजिएगा, ठीक है। अब मानसिक अस्वस्थता, मेंटल इलनेस होने का क्या क्या कारण हो सकता है, लिख दीजिएगा आप लोग, ठीक है। चलिए, मानसिक स्वास्थ्य की क्या आवश्यकता होती है, इसके सेवा का लक्ष्यों को लिखिए, क्वेश्चन आपसे नहीं पूछेगा, ठीक है। मेंटल हाइजीन क्या होता है, ठीक है। मानसिक स्वच्छता या मानसिक आरोग्य क्या होता है, इसके बारे में आपसे पूछ सकता है, ठीक है। मानसिक आरोग्य में व्यक्ति के रोगों को दूर करना तथा रोगों की रोकथाम शामिल है। मानसिक आरोग्य शाब्दिक अर्थ है मानसिक क्रियाओं से संबंधित निरोग या रोगहीन दशा को कायम रखने वाला विज्ञान, यही मानसिक आरोग्य होता है, ठीक है। मानसिक आरोग्य का मतलब होता है कि मानसिक कामों को, मानसिक तकनीकों को समान बनाए रखा जा सके, ठीक है। मानसिक आरोग्य के क्या क्या उद्देश्य होते हैं मेंटल हाइजीन के, तो आपके सामने में है, ठीक है। स्वास्थ्य आकलन से क्या है, इसके क्या क्या सिद्धांत होते हैं, मतलब स्वास्थ्य का आकलन क्यों किया जाता है, इसका जो है आप लोग को उद्देश्य और सिद्धांत लिखना है, ठीक है। चलिए, शारीरिक परीक्षण क्या होता है, इसके उद्देश्य लिखिए। अब शरीर का परीक्षण क्यों किया जाता है, इसका उद्देश्य लिखना है। चाहे किसी भी बीमारी का, किसी भी चीज़ में बॉडी का फिजिकल एग्जामिनेशन किया जाता है, क्यों किया जाता है, तो बीमारी को पता लगाने के लिए, रोगों को भगाने के लिए, स्वस्थ करने, विभिन्न तरीके की चीज़ें हैं, ठीक है।
बाकी शारीरिक परीक्षण के कितने विधि होते हैं, तो आप लोग को पहला विधि इंस्पेक्शन मतलब आँखों के द्वारा निरीक्षण करना, ठीक है, जिसमें इन सभी चीज़ों का जो है मेनली फोकस किया जाता है, ठीक है। चलिए, दूसरा है स्पर्श परीक्षण, जिसमें छूकर अंगों को पता किया जाता है कि मरीज कैसा है। तीसरा है परकुशन आघात परीक्षण, ठीक है। परकुशन क्या होता है, आपके सामने में है, आघात परीक्षण थपथपा कर बॉडी पर किया जाता है, ठीक है। ऑस्कुलेशन है, ठीक है, इसमें देखिए परिश्रवण जिसमें ध्वनि सुना जाता है, तो यह भी एक जो है जांच ही होता है। हस्त प्रयोग मैनिपुलेशन, ठीक है, और प्रत्यावर्तों का परीक्षण टेस्टिंग ऑफ रिफ्लेक्स, समझ गए। चलिए, ये हो गया शारीरिक तापमान या शरीर के तापमान से क्या अर्थ है, ठीक है, इसके प्रमुख उत्पादन स्थल को, ठीक है, देखिए यहाँ पे ऊष्मा की उत्पत्ति थर्मोजेनेसिस और ऊष्मा का क्षय थर्मोलाइसिस, ठीक है। शरीर में ऊष्मा उत्पन्न होने के कौन कौन से तरीके हैं, तो भोजन का ऑक्सीकरण, इसमें ऊष्मा उत्पन्न होता है। भोजन का विशिष्ट गत्यात्मक क्रिया, इसमें एक्सरसाइज करने पर, ठीक है, हार्मोन के प्रभाव से, भाव वेग से, पर्यावरण वायुमंडलीय परिवर्तन से, रोगग्रस्त अवस्थाओं से, इन सभी अवस्था में जो है क्या होता है, आपके तापमान चेंजेज होता है, ठीक है। शरीर के तापमान को कौन कौन सी चीज़ें हैं जो प्रभावित करता है, तो आपके सामने में है संक्रमण, उपापचय, हार्मोन में बदलाव, उम्र, तनाव, बेचैनी, उपवास, निद्रा, दिन का समय, रात का समय, ये सब तापमान में परिवर्तन होने का कारण है, ठीक है। बाकी आपके सामने में एक चीज़ें है, देख लीजिए, एक वयस्क व्यक्ति का समान शारीरिक तापमान क्या होता है। साथियों, ओरल मुख से लेने पर इतना होता है, बगल से लेंगे, एक्सजिला से लेंगे तो इतना होगा, मलाशय से लेंगे तो उसका तापमान इतना रहता है, ठीक है। चलिए, थर्मामीटर क्या है, इसकी प्रकार लिखिए, तो थर्मामीटर आप लोग लिख दीजिएगा। बाकी इसका प्रकार देख लीजिए, क्लिनिकल थर्मामीटर, इलेक्ट्रॉनिक थर्मामीटर, रेक्टल थर्मामीटर, रासायनिक डिस्पोजेबल थर्मामीटर और टेम्पेनिक मेम्ब्रेन तापमापी, समझ गए, 5 याद रखिएगा, ठीक है। चलिए, ये सब हो गया। ज्वार या बुखार क्या होता है, इसके चिन्ह और लक्षण लिखे, तो बुखार क्या होता है आपके सामने में है, क्या कारण होते हैं ये लिख देना है, चिन्ह या लक्षण क्या होते हैं बुखार में, इसको लिख देना है, ठीक है। ज्वार या बुखार के प्रकार लिखे, देखिए बुखार का प्रकार होता है कि एक होता है ज्वर का प्रारंभ या आक्रमण अवस्था, अधिकतम ज्वाराकांत या अंतरावस्था, एक होता है डिक्लाइन मतलब ताप शांति या ह्रास, ठीक है। क्राइसिस में ट्रू क्राइसिस, फॉल्स क्राइसिस, लाइसिस मतलब उपशमन, निरंतर ज्वर या स्थिर ज्वर, रेमिटेंट फीवर, अल्पविरामी, सबविरामी यानी इंटरमिटेंट फीवर, बिलोम मतलब इन्वर्स फीवर, ठीक है। उसके बाद है हेक्टिक या स्विमिंग फीवर, ठीक है, पुनरावर्ती या प्रत्यावर्ती रिलैप्सिंग फीवर, अनियमित ज्वर मतलब इरेगुलर फीवर, ठीक है, राइजर मतलब कंपकंपी जुड़ी, सब नॉर्मल टेम्परेचर, ठीक है ना। चलिए, लो पायरेक्सिया, मॉडरेट पायरेक्सिया, हाई पायरेक्सिया, हाइपर पायरेक्सिया, हाइपरथर्मिया, हाइपोथर्मिया, चीज़ को समझ गए। चलिए, नाड़ी क्या है, नाड़ी दर लेने के समान स्थान व बिंदु क्या है, ठीक है। चलिए, नाड़ी दर लेने के समान स्थान व बिंदु, समझ गए ना चीज़ को। चलिए, अब इसको आप लोग देख लीजिएगा, नाड़ी का क्या क्या विशेषता होता है, दर, ताल, आयतन, तनाव, ठीक है। नाड़ी को प्रभावित करने वाला क्या क्या होता है, उम्र होता है, लिंग होता है, कद काठी, व्यायाम, आसन स्थिति, भोजन, भाव वेग, पीड़ा, शीतल प्रयोग, ये सब जो है क्या नाड़ी को प्रभावित करता। अब आ गया श्वसन, श्वसन के बारे में लिखना है, और ठीक इसी प्रकार से श्वसन का विशेषता, श्वसन के प्रभावित करने वाले कारक, सब चीज़ सेम हो जाएगा, ठीक है। ठीक, रक्तचाप भी 2 प्रकार का होता है, सिस्टोलिक, डायसिस्टोलिक, लिख दीजिएगा। अब बाकी इसको भी प्रभावित करने वाला ठीक वही सब चीज़ें हैं, और यहाँ पे देख लीजिए, ठीक है। चलिए, ये हो गया नमूना लेने में, एकत्रित करने में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, क्या उद्देश्य है, नमूना क्यों एकत्रित किया जाता है, चाहे वो नमूना आपका मल का हो, मूत्र का हो, ठीक है, या फिर ब्लड का हो, कुछ भी चीज़ का नमूना हो, तो उसका क्यों जो है एकत्रित किया जाता है, क्या उद्देश्य है, तो लिख दीजिएगा उद्देश्य, ठीक है। चलिए, नमूने एकत्रित करने में नर्स का क्या क्या जिम्मेदारी है, क्या क्या सिद्धांत है, स्पेसिमेन में एकत्रित करने में लिख दीजिएगा, समझ गए, जो कि मैं पढ़ा चुका हूँ पहले, ठीक है। समान मूत्र की क्या क्या विशेषता होती है, तो आपके समान मूत्र का ये विशेषता है, देख लीजिए आपके सामने में है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, देख लीजिए ए वाला ऑब्जेक्टिव खूब पूछता है, ठीक है। बाकी पीएच मान भी इसका पूछ सकता है, देख लीजिए, मूत्र का घटक पूछ सकता है ऑब्जेक्टिव में, ये सब देख लीजिए, ठीक है। असमान मूत्र की क्या क्या विशेषता होती है आप लोग देख लीजिए, समझ गए। चलिए, ये सब हो गया। बाकी आगे चलिए, हम लोग आगे चलते हैं। संक्रमण क्या है, संक्रमण के प्रकार बताइए। संक्रमण आप लोग को पता है कि शरीर में सूक्ष्म जीवों को प्रवेश करना, जिससे रोग उत्पन्न होता हो, वही संक्रमण कहलाता है। जीवाणु, विषाणु, कवक, जंतु, परजीवी, यही सब जो है शरीर में प्रवेश करके बीमारी उत्पन्न करता है, जिसे संक्रमण कहते हैं। संक्रमण के प्रकार देखिए, प्राथमिक संक्रमण, द्वितीयक संक्रमण, क्रॉस इन्फेक्शन, पार संक्रमण, नोजोकोमियल संक्रमण, बिंदुक संक्रमण, ड्रॉपलेट संक्रमण, पुनः संक्रमण मतलब री इन्फेक्शन, समझ गए, याद कीजिएगा। संक्रमण संचार डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट में होता है आप लोग को पता है, डायरेक्ट में होता है बिंदु संक्रमण, सीधा डायरेक्ट कॉन्टैक्ट, ठीक है, और
पार गर्भपोष, ठीक है। अप्रत्यक्ष में देख लीजिए संक्रमण पदार्थ, फोमिटाइट्स, भोजन एवं दूध, पानी, वायु, ये सब अप्रत्यक्ष। इम्यूनिटी क्या होता है, तो आप लोग को पता है कि किसी भी बीमारी के प्रति, रोग में किसी भी संक्रमण के प्रति रोग प्रतिरोधक क्षमता उत्पन्न करने वाले चीज़ों को ही जो है हम लोग रोग प्रतिरोधक क्षमता कहते हैं, इम्यूनिटी कहते हैं। दो प्रकार के, एक्टिव इम्यूनिटी और पैसिव इम्यूनिटी। एक्टिव इम्यूनिटी भी दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। उसी प्रकार से पैसिव भी दो प्रकार के, नेचुरल और आर्टिफिशियल, ठीक है। नोजोकोमियल संक्रमण मतलब अस्पताल में होने वाले संक्रमण, इसके बारे में लिख देना है कि अस्पताल में होने वाले संक्रमण कैसे होता है, किन व्यक्तियों को होता है, उसका रोकथाम कैसे करेंगे, लिख देना है, ठीक है। हाथ धोने और हाथ धोने की प्रक्रिया समझाए, ये भी क्वेश्चन इस बार के लिए बहुत वीवीआई है, इसको कर लीजिएगा। हाथ धोने से क्या अर्थ है और इसका क्या क्या प्रक्रिया है, प्रक्रिया आपको यहाँ दिया गया है और इसको आपको चित्र भी बनाना पड़ेगा हाथ धोने का। देख लीजिए हाथ धोने का ऐसे पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, ठीक है, पाँचवा है, छठा है, सातवां है, आठवां है, नौवां है, 10वां है, 11वां है, 12वां है। कुल 12 स्टेप आप लोग याद रखिएगा हाथ धोने का, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है ना। चलिए हो गया। गाउन तकनीक क्या है आप लोग को लिखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, सेप्सिस दो प्रकार के होता है, एक मेडिकल सेप्सिस और एक सर्जिकल सेप्सिस, ठीक है। चलिए आइसोलेशन मतलब आइसोलेशन जानते हैं ना, पृथक्करण पद्धति, और इसका प्रबंध कैसे करेंगे आप लोग को लिखना है, ठीक है। बैरियर नर्सिंग क्या होता है आप लोग को पता है, देख लीजिए संक्रमण व्यक्ति के सीधे संपर्क की रोकथाम हेतु अवरोधक नर्सिंग का उपयोग किया जाता है। अस्पताल में संक्रमण रोग से ग्रसित व्यक्ति के संक्रमण को अन्य रोगियों, परिजनों, व्यक्तियों एवं अन्य स्वयं से फैलने को रोकने के लिए नर्स कुछ तकनीकों का उपयोग करती है, उन्हें अवरोधक नर्सिंग कहते हैं। मतलब जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अवरोधक नर्सिंग का मतलब होता है कि नर्स से जो है दूसरे नॉर्मल पेशेंट को किसी संक्रमण वाले पेशेंट से बचाने के लिए, उसके परिजनों को या खुद को भी संक्रमण से बचाने के लिए जिन तकनीकों का उपयोग करती है वही अवरोधक नर्सिंग होती है, ठीक है। बीज संक्रमण स्टरलाइजेशन तकनीक क्या है मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, दो प्रकार के होता है स्टरलाइजेशन तकनीक, ठीक है। एक होता है फिजिकल और एक होता है केमिकल। तो उबालना, शीत कोल्ड स्टरलाइजेशन, ठीक है। शुष्क उष्मीय बीज संक्रमण, ध्रुवीकरण, अल्ट्रावायलेट, ऑटोक्लेविन, सूर्य प्रकाश, जलाना, ये सब आपके फिजिकल हो जाते हैं, ठीक है। केमिकल हो जाते हैं जिसमें रसायन का उपयोग किया जाता है, जिसे फॉर्मल्डिहाइड गैस, ब्लीचिंग पाउडर, ये सब, ठीक है। ऑटोक्लेविन क्या है इसको आपको लिखना है, अच्छे से मैं पढ़ा चुका हूँ, ठीक है। अब देखिए कुछ सामान है, मैं इसको बता चुका हूँ पहले, ये सामान है, पूछता है आपसे बार बार, इन सामानों का आप कैसे जो है साफ करेंगे, विसंक्रमित करेंगे, कीटाणु से दूर भाग करेंगे, इसको जो है आपको लिखना है, जो कि यहाँ पे दिया गया है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब रबर के सामानों को आप कैसे देखभाल करेंगे, जैसे अस्पताल में बहुत सारे रबर के सामान का यूज होता है, जैसे दस्ताना वगैरह हो गया, या फिर आपका बहुत सारे बेड में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है रबर वाले सामान का, तो इसका कुल देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है, ठीक है। चलिए मानक सुरक्षा सावधानियां क्या है ये आपको मैं पहले पढ़ा चुका हूं, ठीक है। जैव बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट क्या होता है आपके में सामने में है, ठीक है। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट देख लीजिए क्या है, बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट के प्रकार देखिए, ठीक है। प्रकार देखिए, एक होता है असंक्रामक कचरा, एक संक्रामक कचरा, रासायनिक कचरा, नुकीला कचरा, रेडियो एक्टिव कचरा, फार्मास्यूटिकल कचरा, पैथोलॉजिकल कचरा, भारी धातु युक्त कचरा। कुल 8 प्रकार के बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट यहाँ पे प्रकार है। बायोमेडिकल बेस्ड मैनेजमेंट का क्या महत्व होता है, क्यों इसको प्रबंध किया जाना चाहिए अस्पताल में कचरों को, देख लीजिए, ठीक है। चलिए समझ गए। चलिए अब यहाँ पे देखिए श्वसन से पीड़ित मरीजों को देखभाल आप कैसे करेंगे आपको लिखना है। श्वसन कष्ट से पीड़ित मरीजों, श्वसन कष्ट क्या होता है, ठीक है। ऑक्सीजन का कमना, कार्बन डाइऑक्साइड बढ़ना, जिससे दम फूलने लगता है, यही तो श्वसन कष्ट होता है ना। डिस्पोनिया, श्वसन कष्ट के कारण क्या क्या होते हैं आपके सामने में यहाँ पे है, देख लीजिए, ठीक है। श्वसन कष्ट से मरीजों का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है, ठीक है। इनहेलेशन क्या होता है आपको लिखना है, मैंने आपको पहले पढ़ा चुका हूँ। इनहेलेशन अंतर श्वसन, किसी भी चीज़ को श्वसन के माध्यम से अंदर लेना ही अंतर श्वसन कहलाता है, ठीक है। चलिए कब लिया जाता है, तो हाइपोक्सिया, हाइपोक्सीमिया में, ठीक है। उद्देश्य क्या होता है आपके सामने में है, ठीक है। चलिए इनहेल करना भी एक अंतर श्वसन, प्रश्वसन देख लीजिए, या अभिश्वसन या अंतर श्वसन, मतलब इनहेलेशन का कितने प्रकार होते हैं, तो एक होता है ड्राई इनहेलेशन, एक होता है मोस्ट इनहेलेशन, और दोनों के बारे में लिख दीजिएगा, ठीक है। बुखार के रोगियों का देखभाल में क्या क्या करेंगे, तो रोगी का निरीक्षण करेंगे, शरीर का तापमान नियत बनाए रखेंगे, पोषण का देखभाल करेंगे, आराम और नींद का देखभाल करेंगे, व्यक्तिगत सफाई का देखभाल करेंगे, ठीक है। गर्म प्रयोग का वर्गीकरण, गर्म प्रयोग का वर्गीकरण देख लीजिए, स्थानीय वर्गीकरण, ठीक है। दूसरा है समान, ठीक है। तो यहाँ पे आप लोग दोनों में जो है शीतल प्रयोग का जटिलता देखिए, शीतल प्रयोग क्या होता है, शीतल प्रयोग का क्या जटिलता है आपको लिखना है कोल्ड एप्लीकेशन के बारे में, ठीक है। चलिए शीत बात क्या होता है मैं आपको पहले ही पढ़ा चुका हूँ, देख लीजिए। शीत बात में टेम्परेचर जो है आपको इतना से इतना होना चाहिए, यह किसको उपयोग में आता है, तो देख लीजिए यहाँ पे किसके लिए होता है, और इसी प्रकार से चित्र बना दीजिएगा, ठीक है। शीत बात हो गया।
ये हो गया। चलिए आइस बैग या आइस कॉलर से क्या समझते हैं आप लोग को मैं पढ़ा चुका हूँ अच्छे से, शॉर्ट क्वेश्चन में आप इसको देख लीजिए, ठीक है। चलिए बेहोश मरीजों का नर्सिंग देखभाल आप कैसे करेंगे, आपको पता है कि श्वसन मार्ग से संबंधित, हृदय संबंधी, पोषण संबंधी, उत्सर्जन संबंधित, त्वचा से संबंधित और अन्य संबंधित देखभाल, ठीक है, यही मरीजों का देखभाल होता है, समझ गए। चलिए ये भी बता दिए। दर्द क्या है, दर्द के प्रकार बताएं। दर्द आप लोग को पता है, दर्द का प्रकार देखिए, दर्द का अलग अलग प्रकार है। एक उत्पन्न होने के समय के आधार पर, मतलब किस समय ये उत्पन्न होता है, कैसे। एक होता है तीव्र दर्द, एक होता है जीर्ण दर्द, और दूसरा है गंभीर, कितना गंभीर है, तो मिल्ड पेन, मॉडरेट पेन, सीवियर पेन, ठीक है। अवधि के आधार पर, ठीक है, रुक रुक कर, अल्प अवधि के लिए, लगातार होने वाला, प्रकृति के आधार पर, चुभने वाला, दर्द वाला, जलन वाला, मरोड़ वाला, ठीक है। पाँचवा है दर्द होने के स्थल, कहाँ कहाँ दर्द होगा देख लीजिए, ठीक है। अब दर्द के रोगियों का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे आपको लिखना है, किन किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। वृद्ध व्यक्तियों का नर्सिंग देखभाल कैसे करेंगे, तो सबसे पहले तो आपको ये ध्यान रखना है कि वृद्ध व्यक्तियों का क्या क्या चीज़ों का देखभाल करेंगे। श्वसन का देखभाल, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों का जो है त्वचा का देखभाल, पोषण का देखभाल, वृद्ध व्यक्तियों का स्वच्छता का देखभाल, ठीक है, वृद्ध व्यक्तियों को जो है उत्सर्जन का देखभाल, ठीक है ना, तो ये सब चीज़ों का देखभाल करेंगे, ठीक है। चलिए समस्या भी इसी सब चीज़ों का होगा। दवाई देने का 5 नियम क्या है, सही मरीज का चयन करें, सही दवाइयाँ का चयन करें, ठीक है। उसके बाद है सही खुराक का चयन करें, सही समय का चयन करें और सही मार्ग या विधि का चयन करें, यही 5 मीनिंग होता है, ठीक है। दवाई में नर्स का क्या क्या भूमिका होता है, दवाई के भंडारण में आपको लिखना है। दवाई देने के कौन कौन से मार्ग है, मुख्य मार्ग है, निरूपण मार्ग है, निवेशन मार्ग है, मालिश है, ठीक है, आरोपण है और अंतःश्वसन है, ठीक है। और 7वां है जितने भी इंजेक्शन का माध्यम है सबको इंक्लूड है, ठीक है। इसके पेरिटोनियल, इसे पेरेंटल थेरेपी भी कहते हैं। 7वां वाला जो है ना, इसे पेरेंटल थेरेपी भी कहते हैं, ठीक है। चलिए नर्स के दवाई देने में क्या क्या जिम्मेदारियां हैं, किन किन चीज़ों को ध्यान में रखना चाहिए, इसको यहाँ पे लिखना है, ठीक है, आपको बता देना है, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब पेरेंटल थेरेपी मैं आपको पहले ही बता दिया। पेरेंटल थेरेपी क्या होता है, यह एक दवाई देने का माध्यम है जिससे शरीर में तरल या दवाई दिया जाता है, पोषण दिया जाता है। इसका प्रकार अलग अलग यहाँ पे है, ठीक है। चलिए सब प्रकार आपके सामने में है, मैं आपको पहले इसका उद्देश्य क्यों होता है, क्यों पेरेंटल थेरेपी है, मैं आपको पहले बता चुका हूँ। नर्स देने में, इंजेक्शन देने में नर्स का क्या क्या उत्तरदायित्व है आपको भी यहाँ पे लिखना है, ठीक है, पूछता है एग्जाम में। प्राथमिक सहायता किसे कहते हैं, इसके उद्देश्य लिखे। फर्स्ट एड क्या होता है, इसका क्या क्या उद्देश्य होता है आप लोग को लिखना है। अब यहाँ से फर्स्ट एड शुरू हो गया, ठीक है। हम मिलेंगे अगले वीडियो में। फर्स्ट एड के बारे में हम अच्छे से पढ़ा चुके हैं, चाहे वो फर्स्ट एडर हो, जो देता हो फर्स्ट एड, सब के बारे में पढ़ा चुके हैं, ठीक है। फ्रैक्चर के बारे में आप लोग पढ़ लीजिएगा अच्छे से। मिलते हैं, वीडियो बड़ा हो गया। पट्टी बांधना क्या होता है, पट्टी बांधने का क्या उद्देश्य है देख लीजिए। पट्टी बांधना यहाँ पे है, इसका क्या उद्देश्य है। पट्टी बांधना 2 प्रकार से पट्टी बांधा जाता है, एक रोलर पट्टी होता है, एक तिकोनी पट्टी होता है। इसके बारे में अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। चलिए स्ट्रेचर किसे कहते हैं आप लोग देख लीजिएगा। सीपीआर के बारे में पूछ सकता है, अच्छा क्वेश्चन है सीपीआर के बारे में, ठीक है। सीपीआर के फुल फॉर्म याद रखिए यहाँ पे, ठीक है। सीपीआर किसे दिया जाता है, इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्यों दिया जाता है इसको लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए बाकी आपसे फर्स्ट एड में ये सब का, फर्स्ट एड आपसे प्राथमिक उपचार ये सब का पूछ सकता है, आप लोग लिख दीजिएगा, मैं पहले पढ़ा ही चुका हूँ, ठीक है। चलिए ये हो गया। अब यहाँ पे आप सभी के बीच में ये हो गया, बाकी ये सब फर्स्ट एड ही हैं, ठीक है ना। चलिए ये सब वही है। 100 के बारे में पूछ सकता है। अस्थिभंग, देखिए अस्थिभंग के प्रकार में पूर्ण अस्थिभंग, अपूर्ण अस्थिभंग, साधारण अस्थिभंग, खुला अस्थिभंग, कच्ची अस्थिभंग, अनुप्रस्थ अस्थिभंग, तिरछा अस्थिभंग, स्पाइरल अस्थिभंग, बहुखंड अस्थिभंग, धंसा हुआ अस्थिभंग, विकृति जन अस्थिभंग, पैथोजेनिक। और इसका कारण होता है प्रत्यक्ष चोट, मांसपेशियों के बल द्वारा, अस्थिबंध के बल द्वारा और अप्रत्यक्ष चोट द्वारा। इसका कारण, लक्षण सब चीज़ लिख दीजिएगा, ठीक है। घाव क्या होता है, घाव 2 प्रकार के होते हैं, खुले घाव, बंद घाव। खुले घाव में चिरे वाले घाव, फटे घाव, छेद वाले घाव, रगड़ वाले घाव, कटे हुए घाव। बंद घाव में आंतरिक रक्तस्राव वाले घाव और आंतरिक घाव और आंतरिक रक्तस्राव, ठीक है। जलना और झुलसना के बारे में आपसे पूछ सकता है, तो देखिए जलना विभिन्न तरीके से जलता है, और जलना के प्रकार पूछेगा तो लिखिएगा कि प्रकार में लिख दीजिएगा कि 1st डिग्री जला हुआ, 2nd डिग्री जला हुआ और 3rd डिग्री जला हुआ व्यक्ति, ठीक है। और ये जो है हल्का जला हुआ, मध्यम जला हुआ और गंभीर जला हुआ, ये 3 प्रकार जलने का होता है। बाकी जलने वाले पेशेंट का नर्सिंग देखभाल आप लोग लिख दीजिएगा खुद से, ठीक है। चलिए अब यहाँ पे आपदा प्रबंधन के बारे में पूछ सकता है, तो इसका प्रकार आपदा का देखिए नेचुरल होता है, एक मानव निर्मित होता है, मानव निर्मित गैर, और एक मानव निर्मित इरादतन, मतलब इरादा से किया गया, ठीक है। अब आपदा में नर्स का क्या क्या भूमिका होता है आपको सामने में है। उपचार का व्यवस्था करना, रिकॉर्ड रखना, महामारियों को रोकथाम करना, पुनर्वास में भूमिका निभाना, यही नर्स का जो है भूमिका होता है, ठीक है। चलिए अब बाकी हम लोग विदा लेंगे, जितना हो सका है जल्दी जल्दी मैं करा दिया हूँ, आप लोग इसको अच्छे से पढ़ लीजिएगा। एग्जाम देने से पहले मैं पहले ही बता चुका हूँ कि 1-1 2-2 बार अच्छे से पढ़ लेना है, ठीक है। विदा लेते हैं, तब तक धन्यवाद।